जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से देश दुनिया की 15 मुख्य बड़ी खबरों की बिग अपडेट की निकल के आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको देंगे, इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर रिसर्च न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की सब खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो यूपी सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी। जी हां, केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को दी जा सकती है अनुमति। अभिभावक की लिखित सहमति से स्कूल जा सकते हैं बच्चे, और स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन। जी हाँ, महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा और ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए दी जाएगी प्राथमिकता। और स्विमिंग पूल को भारत की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की दी जाएगी अनुमति। और साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा और मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशक्त खोलने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों का भी 100 व्यक्तियों के साथ दी जाएगी अनुमति। जी हाँ, किसी बंद कमरे में 50% लोग लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही दुर्गा पूजा के साथ आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को की नई गाइडलाइन से मिल सकती है राहत। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी का अलर्ट। जी हाँ, देश भर से मानसून की वापसी हो रही है, लेकिन जाते जाते भी मानसून कुछ राज्यों को भिगो रहा है। यहाँ अभी आंधी के बारिश हो रही है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से परेशान है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अनुमान बताया है कि कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो वहीं कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। बता दें कि मानसून के वापसी के दौरान भी बारिश देखी जा सकती है। 2 और 5 अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। आने वाले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहने का अनुमान बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना हो सकती है। अगले 12 के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य भारत और मराठवाड़ा में बारिश होने की आशंका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाइना के राष्ट्रीय दिवस पर हांगकांग में व्यापक विरोध, प्रदर्शनकारियों ने लहराया भारतीय। जी हाँ, भारत और चीन विवाद को लेकर बीते कई महीनों से एलएसी पर आमने सामने हैं और दोनों देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच चीन ने आज यानी गुरुवार को अपना 71वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस मौके पर हांगकांग में चीन का भारी विरोध किया गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ प्रदर्शन का विरोध जताया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी संघर्ष को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग के कस्बे में भारतीय तिरंगा को लहराते हुए भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। हालांकि प्रदर्शन की आशंकाओं के बीच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस साल जून में ही चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर लागू किया गया। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नागरिक चीन के राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी कानून का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि जियानआनमेन चौक पर ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय दिवस समारोह शुरू हुए और चीनी जनगणराज्य के गठन की 71वीं वर्षगांठ पर 8 दिनों की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई। इस छुट्टी में लाखों लोग उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर
उतरे। वुहान और देश के बाकी हिस्सों में कोरोना महामारी से प्रभावित होने के बाद चीन में यह पहला छुट्टी का मौका आया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुलभूषण जाधव मामला, भारतीय वकील को नियुक्त करने की मांग को पाकिस्तान ने फिर की। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत की उस मांग को एक बार फिर ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि मौत की सजा पाए कुलभूषण को भारतीय वकील मिलना चाहिए। कुलभूषण को भारतीय क्वीन का वकील मिलने से देश में उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकदमा लड़ने का अवसर मिल सकेगा, मगर पाकिस्तान ने इस मांग को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि केवल पाकिस्तान का वकील ही इस केस को लड़ सकता है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमने उन्हें बार बार बताया कि कोर्ट में कमांडर जाधव का पक्ष केवल वही वकील रख सकते हैं जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि देश में कोई विदेश वकील वकालत नहीं कर सकता। बीते माह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के रवैये को लेकर खुलासा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लेकर गंभीर नहीं है, वह उसके क्रियान्वयन को लेकर नाकाम रही है। श्रीवास्तव के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अभी तक मुख्य मुद्दों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मुख्य मुद्दों में से सभी दस्तावेज देना है, बिना शर्त कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहायता देना और स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए भारतीय क्वीन के वकील की नियुक्ति शामिल है। जाधव मामले में पाकिस्तान शुरुआत से ही अपनी मनमानी करता रहा है। वह भारतीय वकील की मांग को उसने हर बार खारिज किया है। क्वीन का वकील एक ऐसा अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान सरकार ने उनकी पत्नी और पिता से मिलने की इजाज़त दी है, इस पर चौधरी का कहना है कि वे ये काम कर सकते हैं, मगर अभी तक भारत की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, बदल गए हैं ट्रैफिक नियम। जी हाँ, 1 अक्टूबर यानी गुरुवार से ट्रैफिक के नियम बदल गए हैं। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखाकर भी आप जा सकते हैं। अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट साथ रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल अब अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट का डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो चुका है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटीकरण को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके तहत अब मंत्रालय की तरफ से 1 अक्टूबर 2020 यानी गुरुवार से बदले हुए नियम लागू किए गए हैं। अब आपको अपने किसी वाहन के साथ आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें मामले में शामिल होंगे। इनमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट जब्त करने की आवश्यकता होती है। अब ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वालों को ई चालान भी सरकार के पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में किसी ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने की जरूरत पड़ती है तो अथॉरिटी इस बारे में डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथरस गैंगरेप मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में हाथरस गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंपने या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाने की मांग की गई है। याचिका में इस मामले को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे, विकास ठाकरे, रुद्र प्रताप यादव और सौरभ यादव ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील संजीव मल्होत्रा ने कहा है कि पुलिस का यह बयान कि परिवार इच्छा के मुताबिक सबका संस्कार किया गया है झूठा है कि क्योंकि पुलिसकर्मियों ने खुद की मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 सैनिकों की मौत, इन देशों में भीषण। जी हाँ, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देशों के दूसरे मिसाइलें दाग रहे हैं। अब इस बीच आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि नागोर्नो काराबाख के सुरक्षा बलों ने अजरबैजान के एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया है। युद्ध प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में धमाके, विस्फोट और गोलीबारी से दहशत फैल गई है। जी हाँ, उन्हें एक बुरे सपने की तरह लग रहा है। आर्मीनिया के एयर डिफेंस ने काराबाख में विवादित क्षेत्र में प्लेन और हेलीकॉप्टर को मार गिरा दिया था। यह जानकारी आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रेस सचिव सुसान स्टेपानियान ने दी। उन्होंने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर काराबाख सैन्य बल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आकर गिरा। इससे पहले काराबाख रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि अजरबैजान के सैन्य हेलीकॉप्टर को ईरान में
बराजा टुम्ब के पास ढेर कर दिया गया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को झूठ बताया है। अजरबैजान की सेना ने ऐलान किया है कि उसने आर्मीनिया का एक S-300 मिसाइल सिस्टम नागोर्नो काराबाख में तबाह कर दिया है। उसने यह भी दावा किया है कि करीब 2700 सैनिक अब तक इस जंग में मारे गए हैं या तो घायल हुए हैं। इससे पहले अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने आर्मीनिया के रेजिमेंट को जंग के दौरान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, तो आर्मीनिया ने इस दावे को खारिज किया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज़ की काम की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।